नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 4 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 14वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर दी गई है। सीमा मतलब कि चारों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे पढ़िए, इस वर्ग के चारों कोनों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी, यानी कि शेष आकृति जो बचेगी उसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, इसका परिमाप आपको कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजा का माप क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काट दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर काटा गया, यहाँ से भी काट दिया गया, यहाँ से भी काट दिया गया और यहाँ से भी काट दिया गया। अब वर्ग कैसा बनेगा, देखिए इस कोने से जब काटा गया तो जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से ये ऊपर वाली भुजा ऐसे होगी, फिर इस कोने पर भी वर्ग काटा गया है तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये भुजा हो जाएगी, फिर इस कोने पर भी काटा गया है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से भी काटा गया था तो ऐसा हो जाएगा, और ये भुजा आकर के यहाँ मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये भुजा 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों भुजा 1 सेंटीमीटर था छोटे वर्ग का, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए, जब ये टोटल भुजा 4 सेंटीमीटर है और इधर से 1 सेंटीमीटर कट गया, इधर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यानी ये भुजा कितना बचा, ये भुजा बचा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है। उसके बाद से ये 2 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 1 है, ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद से ये 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है और ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो शेष आकृति है इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजा है सबका योग। तो देखिए, पहली भुजा तो ये हो गई, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 1 ये तो 3 सेंटीमीटर प्लस 1 यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 2 6 सेंटीमीटर प्लस 1 7 सेंटीमीटर प्लस 1 8 सेंटीमीटर प्लस 2 10 सेंटीमीटर प्लस 1 11 प्लस 1 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16, यानी जो शेष आकृति बचेगी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी जो आकृति की सीमा पूछी गई थी परिमाप 16 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 16 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान में क्या आएगा। यहाँ पर क्या मान आएगा आपसे पूछा जा रहा है। पहले दिया गया है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। प्लस दिया गया तो प्लस मैंने लगा दिया, और इसका मान हमें निकालना है तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि x इसका मान है। बराबर 11/12 दिया गया है, यानी कि 11 का 12वां हिस्सा 11/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है, तो ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11/12 माइनस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर 12 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 3/12 आपका उत्तर आएगा। अब जिस प्रकार से देखिए 11/12 का मतलब 11/12 था, उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 3/12, ठीक है। 3/12 इसका उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3/12 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का एक पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को दिया, 1/6 भाग अमल को दिया, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियाँ बची हैं तो उसके पैकेट में शुरुआत में कुल कितनी टॉफियाँ थीं। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि शुरुआत में उसके पास कुल x टॉफी थी, ठीक है। x में से देखिए कितना टॉफी उसने दे दिया, तो x का ही दिया है कितना, पहले 2/7 दिया है, फिर कितना दिया है 1/6 दिया है, फिर कितना दिया है 2/5 दिया है, फिर कितना दिया है 1/7 दिया है, और
इसके बावजूद उसके पास 2 टॉफी शेष रह गया। ठीक है, ये देखिए ये टोटल टॉफी था, टोटल टॉफी में से इतना दे दिया, फिर भी 2 टॉफी शेष रह गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स का मान निकाल लेना है। इन सब का एलसीएम 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 में देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा। प्लस देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 पचे 30 यानी 35 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 42 बार में जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा, और प्लस ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 209/210 बराबर 2। अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए x मैं कॉमन ले रहा हूँ और 210 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो x कॉमन हो गया और 210 हो जाएगा ऊपर, माइनस 209 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 210 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 210 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, केवल x बचेगा, बराबर 420 आपका उत्तर आएगा। यानी कि शुरुआत में मर्लिन की जो माँ थी उसने कितनी टॉफियां दी थी, तो कुल 420 टॉफियां दी थी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 420 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कुल 12 अंडे आते हैं। उसने 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे हैं। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता होगी जिससे उसकी 10वें ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 ट्रे रखने के बाद भी उसके पास 5 अंडे बचे हैं, और एक ट्रे में कुल 12 अंडे आते हैं। ठीक है, तो 5 अंडे अभी भी बचे हैं, तो जो 10वां ट्रे है, 9 ट्रे तो भर गया है, 10वें ट्रे में 7 अंडा और अगर होता उसके पास तो टोटल 12 अंडे उस ट्रे में आ जाते। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि कितने अंडों की आवश्यकता है, तो कुल 7 अंडों की आवश्यकता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट, 100 के 9 नोट मिले। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं कि उसको कुल कितने नोट मिले हैं, यानी कितना रुपया उसको मिला है। तो 2000 के 5 नोट यानी कि कितना हो जाएगा, सीधे तौर पर 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 500 के 4 नोट यानी सीधे तौर पर 2000 रुपया हो जाएगा, और उसके बाद से 100 के 9 नोट मिले हैं यानी कि 900 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, और इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0092 और ये 1 12,900 रुपये उसे मिले हैं एटीएम द्वारा। आगे पढ़िए, रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपए का एक नोट कम मिला है। तो पूछा जा रहा है कि उसने एटीएम से कितने रुपए निकालने के लिए राशि भरी थी। तो 2000 और 1 यानी कि 2100 रुपया उसको कम मिला है। ठीक है, तो टोटल उसके हाथ में एटीएम से निकल करके कितना रुपया आया था, 12,900 आया था, और 2100 रुपया उसको कम मिला है। तो टोटल हम लोग इसको जोड़ दें तो 0091 10 के 0 हाथ में 1 और 2 2 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 1, यानी कि उसने टोटल 15,000 रुपया एटीएम से निकालने के लिए भरा था। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 15,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलोग्राम 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाई को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, यानी कि टोटल कितना उसने मिठाई लिया है, और एक डिब्बे का जो क्षमता है वो 750 ग्राम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल डिब्बों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले सब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कुल कितना उसने मिठाई खरीदा है। तो सबको ग्राम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है कि 2 किलो 250 ग्राम यानी कि कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसके बाद से 3 किलो 250 ग्राम जलेबी यानी कि कितना हो जाएगा, 3,250 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जलेबी का हो गया। और 4 किलो रसगुल्ले यानी कि किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 4000 ग्राम हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 9750 ग्राम उसने टोटल मिठाई ली है। और एक डब्बे की क्षमता कितनी है, 750 है। इसे भाग दे दीजिए तो इससे ये कट जाएगा, और इसके बाद से 25 से काटिए, 25 3 75, और ये 25 से काटेंगे तो 25 3 75, और बचा आपके हाथ में 22 और फिर ये 5 उतरेगा, यानी 225 हो गया। 25 9 225 होता है। ठीक है, 25 9 225 तो 39 हो जाएगा, और फिर ये 3 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, यानी 13 3 39, यानी कुल डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। दिए गए ऑप्शन में देखिए
विकल्प नंबर 2 13 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर के 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बदलेंगी, वह समय क्या होगा। तो देखिए, जो भी यहाँ पर मान दिए गए हैं सेकंड में, इनका आप एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड में आएगा। उसमें आप 60 से भाग दे देंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो समय है इसके बाद उतने मिनट बाद, यानी इस समय में उतना मिनट जोड़ देंगे तो अगली बार वो कब बत्तियां एक साथ जलेंगी, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबका पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ। देखिए क्या दिया गया, 30 दिया गया है, फिर 45 दिया गया है, फिर उसके बाद से 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड दिया गया, फिर 75 सेकंड दिया गया। सबका एलसीएम ले लीजिए और 5 से मैं काटता हूँ तो 5 छक्का 30 और ये 5 नवा 45, ये 5 से काटेंगे तो 12 25 60, 15 25 75, तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद से देखिए 3 से अगर हम लोग काटें तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग 3 से फिर काट दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और अंत में फिर से 2 से काट देंगे तो हमारा मान क्या आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180, 180 गुणे 5 यानी कि 900। हमारा मान कितना आ गया, 900 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 60 से भाग दे दूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और 15 छक्का 90, यानी 15 मिनट बाद जो बत्तियां हैं वो फिर से एक साथ जलेंगी। अब हमारा समय कब से शुरू हुआ था, 1:35 पे, इसमें 15 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:50 पे वो बत्तियां दोबारा फिर से एक साथ जलेंगी। तो दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 2 1:50 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप में व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी गई है 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से क्षैतिज रूप से ईंटों को इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखा गया। ये ईंट इस प्रकार से पहले रखा गया क्षैतिज तौर पर, और उसके बाद से एक के ऊपर एक इस प्रकार से ईंट रख करके दीवार बनाया गया। ठीक है, और इस दीवार की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी दी गई है, वो आपको दी गई है 3.5 मीटर। ध्यान से समझिएगा, ये मात्रक मीटर में दिया गया है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो एक ईंट का है वो इंच में दिया गया है। तो सबसे पहले इस मीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, और 3.5 मीटर में यानी 39.37 में 3.5 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 137.795। इसको राउंड फिगर करने के लिए आप 138 इंच लिख सकते हैं। ठीक है, 138 इंच, यानी इस दीवार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस दीवार की ऊंचाई है 138 इंच। और एक ईंट का ऊंचाई कितना है, देखिए एक ईंट का ऊंचाई आपको कितना दिया गया है, 3 इंच दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो टोटल हाइट है दीवार की, अगर उसमें एक ईंट के हाइट से भाग दे दें तो टोटल कितने रो बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक रो हो गया, यानी एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। पंक्तियों की संख्या ही तो हमसे पूछी गई थी। तो अगर इसमें जो टोटल हाइट आई है दीवार की इंच में, उसमें एक ईंट के हाइट से अगर हम लोग भाग दे दें, यानी 3 से भाग दे दें, तो देखिए क्या आ रहा है, 3 चौके 12, हाथ में 1 और 3 छक 18, टोटल 46 रो बनेंगे, टोटल 46 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, और यहीं आपसे पूछा गया था कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देखिए 46 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है, जो कि इस प्रकार है। पैकेट को पैक करने की जो तारीख है वो 10 जनवरी 2021 है, और पैक करने की तारीख से 180 दिनों तक उपयोग इसको किया जा सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए किस दिन पैक किया गया था, 10 जनवरी 2021 को, 10 जनवरी 2021। ठीक है, और इससे 6 महीना बाद तक इसको उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 180 दिनों तक। तो इसमें 6 महीना अगर मैं जोड़ देता हूं सीधे तौर पर, तो क्या हो जाएगा, 10 जुलाई 2021 तक इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और
रमा ने किस दिन देखा था? 3 जुलाई 2021 को देखा था, यानी कि अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रख करके आप इसका उत्तर देंगे। देखिए पैकेट एक्सपायर हो रहा है 10 जुलाई 2021 को और उसने 3 जुलाई 2021 को देखा था, यानी अभी लगभग 1 हफ्ते का समय है, वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वह पैकेट इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उन वस्तुओं को पहचानने के लिए कहती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बुक की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से आयताकार फॉर्म में बुक होगा, तो इसमें कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए बुक कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 तो ऊपर सतह वाले और 4 नीचे सतह वाले, यानी कि 8 कोने होंगे। और इसी प्रकार से माचिस में भी 8 कोने होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोने किसमें होंगे? माचिस और किताब में। तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तुओं में रस्सी सबसे लंबी है। तो लंबे की बात नहीं की गई है, ज्यादा कोनों की बात की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इससे माचिस से ज्यादा कोने हैं। किताब और माचिस दोनों में समान कोने होते हैं और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा कोने हैं, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए बॉल का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनंत कोने हैं। बॉल में तो एक भी कोना नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतह और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 या फिर 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? गलती से आप त्रिभुज मत मार दीजिएगा, ये गलत विकल्प है। क्यों? क्योंकि 3 के लिए तो आप त्रिभुज बोल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आपसे 3 से अधिक बोला गया और 3 से अधिक में 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, अनंत भी आ सकता है। ठीक है, तो चतुर्भुज भी नहीं होगा क्योंकि फिक्स नहीं है कि 3 से ज्यादा कितनी की बात की गई है, इसलिए बहुभुज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा? तो सबसे पहले सुबह कितना था और कितना पहुंचने की बात की जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस सब लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सुबह था 23.5 और 17.2 की बात की जा रही है, दोनों में से घटाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की बात की जा रही है और प्रत्येक घंटे में चूंकि 0.7 डिग्री सेल्सियस घट जा रहा है, तो देखिए दशमलव ऐसे आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, 0.7 डिग्री सेल्सियस घटता है 1 घंटे में। ठीक है, तो 6.3 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना समय लगेगा? तो आप 6.3 कर देंगे और बटे में क्या आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। इससे आप काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी कि 9 घंटे बाद जो ये समय दिया गया है सुबह के 9 बजे, इसके 9 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा वो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें सुबह के 9 बजे हैं और 3 जोड़ देंगे तो 12 बज जाएगा और उसके बाद से 6 और जोड़ देंगे तो शाम के 6 बज जाएगा, यानी शाम के 6 बजे की बात की जा रही है। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा शाम के 6 बजे, यानी 6 PM होना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए सब में केवल AM की बात की गई है। ये प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, इसलिए CBSE बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था रिवाइज्ड आंसर की में, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया गया था क्योंकि विकल्प इसके गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 6 PM हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो माध्य क्या होता है? समांतर माध्य, यानी कि सभी को जोड़ करके और पदों की संख्या से आप भाग दे दीजिए तो वो हो गया समांतर माध्य। और माध्यिका क्या हो जाएगी? मध्य का अंक, यानी कि बढ़ते या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करिए और जो बीच का अंक आएगा वहीं इसकी माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं, माध्य की बात कर रहे हैं, यानी सबको जोड़ दीजिए। 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, 23 में 3 23 3 26 और 10 36 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 37 3 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 और 15 75 हो जाएगा, 75 और 20 95 हो जाएगा और 1 96। टोटल योग कितना हो गया? 96। और अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 से अगर हम लोग भाग दें तो इसका समांतर माध्य कितना आएगा? 12 आएगा। ध्यान से समझिएगा, इसका माध्य कितना हो गया?
इसका माध्य है 12। अब माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे छोटा सबसे पहले, तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 है। कितनी बार 1 आया है, 2 बार आया है, तो पहले मैं 1 को 2 बार लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 8 है, तो 1 बार 8 आया है तो 8 मैंने लिख लिया। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 13 है, तो 1 बार मैंने 13 लिख लिया। उससे बड़ा क्या है, 15 है, जो कि 2 बार आया है, तो 15 को मैंने 2 बार 15 लिख लिया। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 20 है, और अंत में आपका हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब माध्यिका देखिए कितने पद हैं, टोटल 8 पद हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए जब पदों की संख्या सम होती है तो क्या हो जाता है, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो n/2 यानी कि 8/2 यानी चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा आपका 13 प्लस n/2 यानी 4 प्लस 1 पांचवा पद। पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद है 15। 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 28/2 यानी कि 14 मान आएगा। अब देखिए इसकी माध्यिका आ रही है 14 और इसका माध्य आया है हुआ है 12। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर देना है। पहला दिया गया कि माध्य जो है वो माध्यिका से अधिक है, तो माध्य 12 है और माध्यिका 14 है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि माध्यिका हमारा ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा देखिए माध्यिका जो है वो माध्य से अधिक है, यानी माध्यिका हमारा 14 है और माध्य 12। ये विकल्प बिल्कुल सही है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। अब इसको कहा जा रहा है कि आप इसको रोटेट करिए, और रोटेट करने के बाद से कितने अंश पर आप रोटेट करेंगे, ताकि जो पहले वाला जो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, और रोटेट करने के बाद से जो इमेज मिलेगा वो बिल्कुल सिमेट्री होगा, सममिति होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये पूरा 360 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस तरीके से यहाँ से बांट दूँ, यहाँ पर देखिए इस केंद्र बिंदु पर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास मान लें इस त्रिभुज का, ठीक है, तो ये त्रिभुज जो इस कोण को बढ़ाते हुए हम लोग आगे खींचेंगे, ये इस पूरे वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटेगा। और वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, आप कहेंगे कि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, और ये 3 भागों में बट गया, यानी कि ये टोटल एक एक भाग कितने का हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये हमारा मान लीजिए ओरिजिनल त्रिभुज था। अब अगर इस रेखा पर ये वाली रेखा हम लोग बिल्कुल ऐसे रोटेट करके लगा दें, तो यानी कि ये कितना अंश घुमा, 120 अंश घुमा। 120 अंश घूमेगा तो ये वाला जो सिरा है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो सिरा है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज एज इट इज मिलेगी। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। और उसके बाद फिर से 120 अंश जब आप घुमाएंगे, यानी कि पहले 0 पर था तो 120 अंश हमने घुमा दिया, तो फिर 120 जब और घुमाएंगे तो 240 हो जाएगा, तो उस बार भी ये सिमेट्री बनेगा। और उसके बाद जब 120 अंश और घुमाएंगे तो फिर सिमेट्री बनेगा। तो पहले 120 अंश, फिर 240 अंश, और फिर 360 अंश पर ये सिमेट्री यानी कि सममिति कोण प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए 120, 240 और 360 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। यहां पर पहले संख्या पर ध्यान दीजिएगा। 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि डिजिट तो हमारा कंफर्म हो गया कि 25 होगा। इसके बाद संख्या पर ध्यान दीजिए, जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है, पहले ए आया है, फिर बी आया है, फिर सी आया है, फिर डी आया है, तो अंत में क्या आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। और ई का जस्ट 5वां, जैसे स्टार्टिंग से 5वां ई आता है, उसी प्रकार से लास्ट से 5वां जो आता है वो वी आता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये ए था, स्टार्टिंग से पहले नंबर पर आता है, तो ये लास्ट से पहले नंबर पर आता है। बी स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर आता है, तो वाई लास्ट से दूसरे नंबर पर आता है। सी स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर आता है, तो एक्स जो है वो लास्ट से तीसरे नंबर पर आता है। इसी प्रकार से ई 5वें नंबर पर आता है स्टार्टिंग से, तो लास्ट से 5वें नंबर पर वी आता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25 VE हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हील के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के चरण का स्तर नहीं है। निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। वैन हील ने एक ज्यामिति सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को सीखते हैं। तो पहला चरण उनके द्वारा दृश्यीकरण बताया गया था, यानी विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चे सिर्फ भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं। जैसे कि 3 भुजा है तो वो त्रिभुज समझेंगे, 4 भुजा है तो वो उसे
चतुर्भुज समझेंगे, उसमें वर्ग, आयत, ये सब का वो लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के आधार पर दूसरे चरण में जो विश्लेषण होता है उसमें बच्चे प्रॉपर्टी के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण कर पाते हैं। जैसे कि चार भुजा में आपका वर्ग भी आएगा और चार भुजा में आयत भी आएगा, लेकिन वर्ग की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है। तो ये क्या है, ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। तो दृश्यीकरण में क्या होता है कि केवल भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, और विश्लेषण में क्या होता है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो ये दोनों तो बताया था उन्होंने, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। चौथे की बात करें स्वयं सिद्ध, तो ये भी चरण उनके द्वारा बताया गया था, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें मूर्त संचालन की, तो इस प्रकार का कोई भी चरण नहीं बताया गया था वैन हील के द्वारा, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या सम्मिलित होगा। तो पॉजिटिव सेंस में प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प की बात करें, छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, ये बात तो बिल्कुल सही है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही ये होता है कि बच्चे अवधारणा को समझ पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में फीडबैक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, जहां पर भी केवल आ गया, अब आपको आगे विचार करने की जरूरत ही नहीं है, वो विकल्प हमेशा ही निगेटिव होता है। और प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, टोटल शैक्षणिक सत्र में बच्चे कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ये निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का एक तरीके से उद्देश्य होता है, ठीक है, ये इंक्लूड करता है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस में था, उत्तर होगा। चौथा देखिए, गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। अब न्यूनतम स्तर को जानना ये मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मतलब कि बच्चों को फीडबैक देने के संदर्भ में होता है कि बच्चे अगर सीख नहीं पा रहे हैं तो कहाँ पर कमी है इसके बारे में जानना, या फिर जो संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति के बारे में जानना। यहाँ पर केवल न्यूनतम स्तर के जानने की बात की जा रही है, इस वजह से ये संकुचित था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी केवल सही जवाब है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर देंगे। पहला दिया गया है, मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मानचित्रण का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, जैसे कि मान लीजिए एक परिस्थिति में आपने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब वो कॉन्सेप्ट आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद कर रहा है, यानी कि आप उस कॉन्सेप्ट का यूज दूसरे कॉन्सेप्ट में सीखने के लिए कर रहे हैं, इसी को मैपिंग बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये दूसरे विषयों, हायर क्लासेज में विषयों को सीखने के लिए एक आधार बनाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, मानचित्रण जो होता है वो दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोग एक तरीके से जो मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, तो पूरे भारतवर्ष को वो एक A4 साइज में या फिर एक छोटे से पेपर में भारत के नक्शे को दिखा दिया जाता है। कैसे? वहाँ पर सापेक्ष स्थिति दिखाई गई है कि पैमाना माना गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर। अब उसी के स्थिति के अनुसार जैसे कि आपने पैमाना मान लिया, तो वो आप मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि उस अवधारणा को सभी जगह अप्लाई कर रहे हैं पूरे मानचित्र पर कि 1 सेंटीमीटर में यानी कि ये इतना होगा, इस राज्य का क्षेत्रफल इतना था, उसी के अनुसार ये इतने छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से दिक् स्थान संबंधी सोच ही तो है और इसको मजबूत करता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मानचित्रण समानुपातिक सोच को भी बढ़ाता है। समानुपातिक मतलब कि जैसे देखिए इंडिया के मैप में अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की एक तरीके से भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें और इसी प्रकार से सिक्किम के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तो दोनों के बीच जो अनुपात होगा, जो वास्तविक अनुपात है, वहीं जब आप मैप में करेंगे तो उनके बीच भी वास्तविक जो मैप पर उसका क्षेत्रफल आएगा, चाहे आप जो भी पैमाना मान करके उनमें जो अनुपात आएगा वो भी वास्तविक अनुपात के बिल्कुल बराबर आएगा। यानी कि ये क्या था? ये कॉन्सेप्ट मैपिंग ही तो है, पैमाना मार करके आपने मैपिंग किया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। देखिए केवल वर्ड दिख गया, अब आपको कहीं सोचना ही नहीं है, ये केवल वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस में ही आता है और चूंकि प्रश्न आपसे निगेटिव कहा जा रहा है, इस वजह से यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला प्रश्न के बारे में जान लीजिए कि जिस प्रश्न का सिर्फ यूनिक आंसर हो,
केवल एक ही आंसर हो वही हमारा बंद सिरे वाला प्रश्न होता है, और जिस प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं वो हमारा खुले सिरे वाला प्रश्न होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। मतलब कि जिसमें प्रत्येक बच्चा, अगर कक्षा में 50 बच्चे और 50 का उत्तर अगर सेम आ रहा है तो वो बंद सिरे वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर देंगे। पहला दिया गया है, ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या हैं और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। तो ऐसी कोई भी 5 संख्या बच्चा बना सकता है, जैसे कि 1 5 3 बना दिया तो इसमें भी तो दहाई के अंक पर 5 है। 2 5 1 बना दिया, इसमें भी दहाई के अंक पर 5 है। इसके बाद से 3 अंक की संख्या बनानी है, 9 5 3 बना दिया, इसमें भी दहाई के अंक। ऐसे अनंत संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। इस वजह से ये हमारा खुले सिरे वाला प्रश्न है, ना कि बंद सिरे वाला। ठीक है, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये खुले सिरे वाला प्रश्न था, तो ये उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, वर्ग भी बना सकता है बच्चा जिसमें प्रत्येक जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर का है। तो 4 गुणे भुजा, इसका एक तरीके से भुजाओं का योग करेंगे तो 4 गुणे भुजा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। या फिर बच्चा अगर समबाहु त्रिभुज बना देता है तो 12 12 सबका हो जाएगा, तो 12 3 36 ये भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए बच्चा आयत भी बना सकता है तो इसके भी चारों भुजाओं का योग 36 हो सकता है। कई आकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये खुले सिरे वाला प्रश्न है, सभी बच्चे का उत्तर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चौथे विकल्प की बात करें, एक ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। तो पहली संख्या हो सकता है कि 10 हो, दूसरी संख्या 40 हो। पहली संख्या हो सकता है 5 हो, दूसरी संख्या 45 हो। तो ऐसे अनंत जोड़े बन सकते हैं जिनके दोनों समूहों के योग जो होगा वो 50 होगा। तो यानी इसके भी अनंत उत्तर हो सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 3 की, देखिए 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे जो गिनती की संख्या होती हैं, जो पूर्णांक होती हैं, वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि देखिए 178 के बाद से और 184 से पहले 5 पूर्ण संख्या क्या होगी? 179, 180, 181, 182 और 183। ये कंफर्म है कि यही केवल उत्तर होगा, इसलिए सभी बच्चों का ये यूनिक आंसर ही मिलेगा। मतलब कि सभी बच्चे इसी उत्तर को निकाल रहे होंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे का उत्तर कॉमन होगा। कोई बच्चा, किसी भी बच्चे का उत्तर दूसरे बच्चे से अलग नहीं होगा, यानी कि ये बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। अगर इसके सभी बच्चों के उत्तर अलग अलग आ रहे होते हैं तब ये खुले सिरे वाला प्रश्न होता है, लेकिन सभी बच्चों का उत्तर एक ही आएगा, 179, 180, 181, 182 और 183। इस वजह से ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है गणन संख्या। तो गणना करने की जो संख्या होती है उसे गणन संख्या कहते हैं। क्रम सूचक संख्या, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? ये क्रम बता रहा है, तो ये क्रम सूचक संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अंकित संख्या भी होता है, जैसे अंकित मूल्य होगा उसी प्रकार से अंकित संख्या होता है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की सौंदर्य परक संख्या, तो ये कोई संख्या का प्रकार नहीं है और प्रश्न में यही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलंद यानी कि हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने के लिए अति उपयुक्त कारण क्या है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है वह विद्यार्थियों को क्रियाशील गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहती है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह रोचक होता है। केवल व्यस्त रखना इसका उद्देश्य संकुचित हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अन्य कार्यों में भी बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता था, केवल पर्टिकुलर यही गतिविधि क्यों? ठीक है, तो ये निगेटिव था, संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वह अपने विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहती है कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड मापन की इकाई नहीं है, इस वजह से अगर सही मापन किया जाना रहता है तो निश्चित तौर पर जो स्टैंडर्ड इकाइयां होती हैं, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, उसके द्वारा मापा जाता है, ना कि पेपर क्लिप के द्वारा नापा जाता है। तो ये भी हमारा नेगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों से वस्तुओं को मापन करने का अभ्यास करें। ये भी थोड़ा संकुचित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे। यानी कि ये सभी मानक इकाइयां नहीं थीं। मानक इकाइयां ना होने की वजह से क्यों हमें जरूरत पड़ी मानक इकाइयों की, ये समझाना टीचर का मेन उद्देश्य था। ठीक है,
और इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर यानी कि पैमाना जो इंच पटरी होती है निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के मापन विषय को पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांति यानी कि भ्रम हो गई कि वे राजा या रानी को कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने रूलर का मतलब कि रूल करने वाले जो राजा महाराजा होते हैं, जो रूल करते हैं, शासन करते हैं, उसके बारे में समझ लिया कि ये राजा रानी को निकालने की बात की जा रही है। और बच्चे सोचने लगे कि वो कैसे राजा रानी को निकालेंगे। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि सम नाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। तो ये बोला जा रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि रूलर का मतलब राजा रानी को निकालने की बात की जा रही है या फिर इंच पटरी की। तो ये कैसे इस भ्रम को दूर किया जा सकता है, शिक्षिका के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, अध्यापिका को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो वे अंततः इस प्रकार के कई शब्द सीख जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है कि बच्चे नया शब्द ना सीख जाएं, इसलिए रोकने की बात की जा रही है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 बच्चों को नई नई शब्दावलियों को जानने के संदर्भ में उन पर जोर देता है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की। देखिए 3 की दिया गया है, अध्यापक को इस प्रकार के शब्दों की एक सूची उनके अर्थों के साथ बनानी चाहिए और छात्रों को उन्हें स्मरण करने के लिए कहना चाहिए। रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। ये विकल्प निगेटिव हो गया। बात करेंगे विकल्प नंबर 1 की। दिया गया है, अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों के अर्थों को अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ाने के लिए कहकर। देखिए यहाँ पर गणित का कोई अगर टॉपिक है जिसे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसे लैंग्वेज के दूसरे टीचर पर थोप देंगे कि नहीं आप इनसे पढ़ करके आइए, यानी उस भाषा को इनसे समझ करके आइए। जाहिर सी बात है, गणित की भाषा है तो गणित का टीचर ही तो हैंडल करेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे अंग्रेजी कक्षा के टीचर के पास भेज देगा। तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तो अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनकी विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। यानी कि रूलर की बात की गई थी तो उसे इंच पटरी भी बोला जा सकता है या फिर पैमाना भी बोला जा सकता है, जो कि गणित से जुड़ाव, जिसका कॉन्टेक्स्ट, जिसका संदर्भ समझ में आए, इन प्रकार के अर्थों का प्रयोग करने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है, अगर मैं 2/3 में से 2 इकाई घटाती हूं तो उसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 दहाई बोला गया है। 2 का मतलब 2 और दहाई का मतलब होता है 10। इसमें से क्या घटाने की बात की जा रही है, इसमें से 2 इकाई घटाने की बात की जा रही है, यानी 2 गुणे 1 कहा जा रहा है। यानी कि 20 में से जब 2 घटाएंगे तो उत्तर आपको 18 मिलेगा। ठीक है, ये टीचर के द्वारा पूछा गया। छात्रों में से एक छात्र ने जवाब दिया कि उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए और स्वयं सही उत्तर दे देना चाहिए और अगले प्रश्न को हल करने के लिए बढ़ जाना चाहिए। यानी कि देखिए, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, बच्चा गलत उत्तर बता रहा है, फिर भी यहाँ पर विकल्प ये कह रहा है कि टीचर को खुद ही सही उत्तर बता दे और आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार तो पूरा सिलेबस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य ये थोड़ी है कि टीचर को समझना है, उद्देश्य ये है कि बच्चे को समझाना है कॉन्सेप्ट को, और बच्चा कॉन्सेप्ट समझा नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक को अभ्यास के लिए 10 समान प्रश्न देने चाहिए। अब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहां पर स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट था कि 2 दहाई जब बोला गया तो दहाई का मतलब होता है कि 10, यानी कि 2 गुणे 10 होगा। ये क्या है, ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है, यानी बच्चे को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था और इस वजह से उसने गलत बताया। तो सबसे पहले चाहिए ये था कि उसको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बताया जाए, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए। और विकल्प क्या कह रहा है कि डायरेक्टली उसको 10 प्रश्न इस प्रकार का अभ्यास कराने के लिए दिया जाए। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 50, 100, 1000, 1 लाख भी दे देंगे तो भी ये गलती बार बार दोहराएगा। इस वजह से ये विकल्प हमारा निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बात करेंगे विकल्प नंबर 1 की। दिया गया है, आप ऑप्शन देखिए, विकल्प नंबर 1 छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है। यह विकल्प बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उत्तर गलत था जो छात्र ने बताया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है,
मूर्त सामग्री के माध्यम से बच्चे इस जो स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसके पास से संकल्पनात्मक जब समझ विकसित हो जाएगी, उसके बाद से जब आप उसका अभ्यास कराएंगे उसी प्रकार के प्रश्नों का, तो बच्चे इस प्रकार की सवालों में गलती नहीं करेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अभी टीचर के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, अभी पाठ योजना बनाया जा रहा है और वो खुद से क्रियाकलाप तय कर रहा है एक आयताकार पट्टी को मोड़ मोड़ करके। तो ये क्या है, ये बच्चे को अभी विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं किया गया है, उससे पहले का क्रियाकलाप है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, क्योंकि विषय वस्तु अभी बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया है, उससे पहले ही ये टीचर के द्वारा क्रियाकलाप कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अन्य विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पहला दिया गया है विषय वस्तु क्रियाकलाप। तो देखिए, विषय वस्तु क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ा रहे हो उसी समय उस विषय वस्तु, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े क्रियाकलाप को करा रहे हो, तो ये उस समय का क्रियाकलाप नहीं है, ये पाठ योजना बनाते समय यानी कि जब बच्चों को पढ़ाए जाने से पहले का ही था। तो ये विषय वस्तु क्रियाकलाप तो है, लेकिन उससे पहले यानी पढ़ाने से पहले का है, इस वजह से ये थोड़ा संकुचित हो जाएगा। और ये वाला जो विकल्प है ये पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 संकुचित है, इस वजह से गलत होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर का मतलब होता है बाद में, यानी कि विषय वस्तु क्रियाकलाप, यानी कि जब बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया गया उसके बाद क्रियाकलाप कराया जा रहा है। ये विकल्प नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पाठ योजना जब टीचर बना रहा है उसी समय ये क्रियाकलाप किया गया टीचर के द्वारा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। और चौथा तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, समय की क्षति, मतलब कोई भी क्रियाकलाप अगर आप कर रहे हैं तो वो समय की क्षति है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बात की गई है गणित के पाठ्य पुस्तक के बारे में, ठीक है। चौथे विकल्प से बात करेंगे। चौथा दिया गया है, अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। मानक वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें दृष्टिबाधित भी है, श्रवण बाधित बालक भी है, अति क्रियाशील बालक भी है, अति प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। तो सबके लिए एक विधि का प्रयोग, एक मानक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप एक तरीके से अवधारणाओं को ढालना होगा और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना होगा। तो ये मानक कहना ये निगेटिव हो गया, क्योंकि सभी की ज़रूरतें अलग थी समावेशी कक्षा होने की वजह से। तीसरा देखिए, यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ये गणित की बात की जा रही है। बच्चे निश्चित तौर पर चित्र देख करके आकर्षित होते हैं, लेकिन केवल आकर्षण ही बना दिया जाए, आकर्षित ही बना दिया जाए, केवल चित्र ही दे दिया जाए तो ये भी संकुचित हो जाएगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। आगे आपको विचार करना ही नहीं है, अगर केवल वर्ड आ गया तो हमेशा निगेटिव ही होता है, चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। संदर्भ के साथ मतलब कि उसके परिवेश से, संदर्भ मतलब कि उसका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके परिवेश से जोड़ करके जब आप उसको बताएंगे तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि मूर्त चीज़ें वो अपने परिवेश में देखा हुआ है और उससे जोड़ करके जब बताएंगे तो उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा यानी कि थिंकिंग और एक तरीके से रीजनिंग की बात की जा रही है, तर्क करने की बात की जा रही है, का एक निश्चित तरीका आवेष्टित है। आवेष्टित का मतलब कि इंक्लूड है इसमें पहले से गणित में, ठीक है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। यह कैसे एक तरीके से इसको इंक्लूड किया जा सकता है गणित पढ़ाते समय, आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल दे करके। अब जब केवल पाठ्य पुस्तक तक आप सीमित रहेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक चीज़ों को अनौपचारिक चीज़ों से जोड़ करके जब बताया जाता है, यानी कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बताया जाता है, तो वो ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। और यहाँ पर किताब तक ही सीमित रखने की बात की जा रही है, इस वजह से ये हमारा विकल्प निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सही नहीं लिखी गई है और उसको दोबारा लिखने की बात की जा रही है, तो इसका कोई खास सेंस नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, दिया गया है छात्रों को विशेष अनुशिक्षण दे करके, यानी एक स्पेशल टीचिंग करा करके करने की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में इस प्रकार का तर्क विकसित करने के लिए, इस प्रकार का चिंतन विकसित करने के लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस की आवश्यकता है। तो ये भी थोड़ा
उल्टा जवाब है, एक तरीके से अटपटा सा जवाब है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अन्वेषण यानी खोज की बात की जा रही है, उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन यानी उसके परिवेश से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा सम्मिलित करना। चर्चा करना लेव वाइगोस्की के अनुसार पॉजिटिव हो गया, वास्तविक जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 के अनुसार पॉजिटिव हो गया, और अन्वेषण ये एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों में पॉजिटिव सेंस में दिया गया है, यानी बच्चे खुद अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खोज करते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा दिया गया है, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं, औपचारिक कक्षा का मतलब कि रेमेडियल क्लासेस की बात की जा रही है, की योजना तैयार करना। वर्ष के अंत में कहा जा रहा है। देखिए, साल भर का पढ़ाई होने के बाद से आप बच्चों को रेमेडियल क्लास देने की बात कर रहे हैं। जब बच्चे को कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी तो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट समाप्त होने के बाद से जब बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा था, उसी समय उसको रेमेडियल क्लास देना था। अब बच्चे ने साल भर में सैकड़ों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और सब में हो सकता है कि बच्चे का डाउट हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी डाउट्स को आप वर्ष के अंत में रेमेडियल क्लास दे करके डाउट क्लियर कर पाए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जब पहले कॉन्सेप्ट में बच्चे को डाउट हो गया तो जाहिर सी बात है उस पर आधारित अगले कॉन्सेप्ट को बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा होगा। तो ये रेमेडियल क्लास जो है वो क्लास के बीच में होने चाहिए, कहने का मतलब कि सत्र के बीच में होने चाहिए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि सत्र के बिल्कुल अंत में, ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले विकल्प की बात करें, देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना। केवल पुस्तक अगर इंपॉर्टेंट होता तो बच्चों को घर में भी पुस्तक ला के दे दिया जाता, वो भी साइंटिस्ट बन जाते, सब लोग आइंस्टीन बन जाते, ये सब चीज़ें हो जाती। लेकिन बच्चों को पुस्तक के साथ साथ यानी औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक के माध्यम से भी सिखाया जाना इंपॉर्टेंट है, और अन्य भी गतिविधियां होती हैं, इसलिए केवल पुस्तक तक ही ये सीमित कर रहा है विकल्प, इस वजह से हमारा जवाब नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस में था। दूसरा देखिए, अभिभावकों को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। तो एज ए टीचर आप स्कूल में क्या कर रहे हैं, जब आपके मौजूदगी के बावजूद भी अगर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये आपका फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, टीचर का फेल्योर है, ये बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करना। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है गणित की, उसको समझने के लिए बच्चे को क्रियाकलाप, कार्यविधिक ज्ञान यानी जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उससे जोड़ करके, उससे संबंध स्थापित करके करने में सहायता करना चाहिए ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएं, क्योंकि खोज के माध्यम से ही बच्चे सीखेंगे। तो जो कुछ भी बच्चे गतिविधि कर रहे हैं उससे ही उस कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया जाए, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उस उदाहरणों के माध्यम से बच्चे जो है वो खोज करके प्रतिमान तक पहुँच रहे हैं, यानी कि नियम तक पहुँच रहे हैं। तो उदाहरण से नियम तक जाने को क्या बोलते हैं, इसे आगमनात्मक विधि बोलते हैं, आगमनिक विधि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्त से वर्णन करता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना। देखिए, जेंडर भेदभाव यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों के आंकड़ों को एकत्रित करने की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि बच्चों के परफॉर्मेंस की बात की जा रही हो, या फिर अन्य किसी पैमाने पर उनके आंकड़े एकत्रित करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जेंडर जो लैंगिक भेदभाव है वो बहुत संकुचित हो जा रहा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर आंकड़े हो सकते हैं ना, कि किस पॉइंट को आधार बनाते हुए आंकड़े जुटाए गए हैं, ये सब कुछ बात हो सकती है। यहाँ पर हम निगेटिव ही क्यों सोचें कि जेंडर भेदभाव की बात होगी, तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प से बात करेंगे, देखिए दिया गया विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना की बात की जा रही है। तो ये सिंपली एक होमवर्क नहीं है,
होमवर्क देना होता तो बच्चे को कॉपी में इस प्रकार से होमवर्क दिया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार के प्रोजेक्ट में शामिल करना सिर्फ और सिर्फ इसका होमवर्क का उद्देश्य नहीं था, बल्कि किसी और कौशल को विकसित करना उसमें उद्देश्य था। तो ये संकुचित है, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना। तो समुदाय से परिचित कराने के लिए और भी विधियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे तभी वो समुदाय से परिचित होगा, अन्य भी विधियों के माध्यम से किया जा सकता था। ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन करने का परिचय देना। यानी कि जब वो कई आधार पर आंकड़े जुटाएगा लड़के और लड़कियों की, तो वो कई आंकड़े होंगे उसके पास। अब उन सबको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण करके ही वो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर पहुंच पाएगा, और इसी विश्लेषण को ही एक तरीके से मैनेज करना कहते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और ये ही आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये जेंडर भेदभाव भी आएगा, क्योंकि इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये चीज़ें निकल करके आएंगी कि समाज में इस प्रकार का भेदभाव है अथवा नहीं है। तो ये सब क्या है, ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है, आंकड़ों के मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। इस वजह से अब जो पहला था वो संकुचित है और जो दूसरा वाला है ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो पोल्या द्वारा समस्या को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके चरण बताए गए थे, और कौन सा इसमें से नहीं है आपसे पूछा गया है। तो समस्या को समझना उनके द्वारा बताया गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। योजना बनाना भी बताया गया था, ये भी उत्तर नहीं होगा। योजना का संचालन करना ये भी बताया गया था, तो उत्तर नहीं होगा। लेकिन पोल्या के द्वारा पुनः योजना बनाना नहीं बताया गया था, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने और साथ ही साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने और समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।